ठीक है, देखो इन ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट में बेटा कल हमने स्टार्ट किए थे, और एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते कंटीन्यूअस फंक्शन की, वो हमने कैलकुलेशन किया था। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ईएमएफ बोल सकते हैं अपन, है ना, करंट अलग हो गया, वोल्टेज अलग हो गया। तो ऑल्टरनेटिंग एसी नाम है चैप्टर का, ऑल्टरनेटिंग करंट, लेकिन इसमें हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ेंगे और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी पढ़ेंगे, है ना। तो दोनों में क्या फर्क होता है, करंट को अगर हम लोग दो तरह से, करंट या फिर वोल्टेज को अगर हम दो तरह से क्लासिफाई कर दें यहाँ पे, करंट एंड वोल्टेज, तो ये कितने टाइप का होता है करंट एंड वोल्टेज, है ना, कितने टाइप का होता है, एक होता है डीसी और एक कौन सा हो गया बेटा, एसी। देखो जो डीसी करंट होता है या डीसी वोल्टेज होता है, ये टाइम के साथ में नहीं बदलता। इधर पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे टाइम एक्सिस ले लिया, और इधर पे मैंने करंट एक्सिस ले लिया, सपोज मैंने इसको ले लिया है एम्पियर पे। तो टाइम के साथ में इसकी वैल्यू कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, टाइम के साथ में कांस्टेंट वैल्यू रहती है। ये क्या, ये कौन सा रहता है, डीसी करंट रहता है। इसके सोर्स क्या है, डीसी जनरेटर इसका सोर्स हो गया, जो सेल होते हैं वो इसके सोर्स हो गए, है ना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है। ऐसे डीसी वोल्टेज भी, डीसी वोल्टेज या डीसी ईएमएफ, ये जो वोल्टेज है यहाँ पे, इसको मैंने वोल्ट में ले लिया और इधर पे टाइम एक्सिस ले लिया मैंने, तो ये टाइम के साथ में कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं, टाइम के साथ में कांस्टेंट रहती है इनकी वैल्यू, टाइम के साथ में चेंज नहीं होते। ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, देख यहाँ पे करंट की वैल्यू जैसे हम टाइम के साथ में बोल रहे हैं ना कांस्टेंट है, तो करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, जैसे करंट की इक्वेशन मान लो 2 एम्पियर है, या इस तरह से लिख दोगे, ये एग्जांपल के फॉर्म पे लिखा मैंने यहाँ पे बस, है ना। अब ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की अगर हम बात करें, तो ये ऑसिलेट होता है, टाइम के साथ में इसकी वैल्यू कम ज्यादा होती है, ठीक है, टाइम के साथ में इसकी वैल्यू कम ज्यादा होती है, ऑसिलेट होता है। और हम लोग जो ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ने वाले हैं, वो हार्मोनिक अल्टरनेटिंग करंट, सिंपल हार्मोनिकली, है ना, और भी तरह के हो सकते हैं, ऐसे वाली हो सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप वाली भी हो सकते हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ये सिंपल हार्मोनिक वाले पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसको हम लोग साइन या कॉस के फंक्शन से डिनोट कर सकते हैं। तो टाइम के साथ में इनका, इनकी जो वैल्यू है वो कम ज्यादा होती है, ठीक है, टाइम के साथ में। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया टाइम टी, और इधर पे ले लिए वोल्टेज, ये वी नॉट माइनस वी नॉट, ठीक है। तो करंट या वोल्टेज जो रहता है यहाँ पे, ये टाइम के साथ में बेटा चेंज होता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऑल्टरनेटिंग हम लोग इसको बोल रहे हैं ये, ठीक है, ये ऐसा समझ गया कि नहीं। तो करंट दो टाइप का हो गया, डीसी और एसी। जो एसी होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है, जो डीसी रहता है ये टाइम के साथ में कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है, टाइम के साथ में कांस्टेंट बना रहता है। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट इसमें। तो करंट की इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, पहले इतना नोट करो और फिर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख के बताता हूँ। फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करो। सर हाँ बोलो बेटा। सर डीसी करंट जब कांस्टेंट रहता है ना, मतलब कोई फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, डीसी करंट कांस्टेंट रहता, कोई फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब फिक्स रहता है, उस टाइम के साथ में नहीं बदलता है डीसी करंट, ठीक है, डीसी करंट टाइम के साथ में नहीं बदलता है, ठीक है बेटा, हाँ सर। ओके।
हो गया क्या? डन सर। ओके, हो गया ना लिखकर? देखो अभी, हाँ हो गया बेटा, लिखकर लिखकर हो गया। हेलो, यस सर। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है, देखो करंट की इक्वेशन कैसी लिखी जाएगी? अल्टरनेटिंग करंट की उसी के नीचे लिखना, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर आई इक्वल्स टू आई नॉट, क्या लिख दोगे यहाँ पे, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, या दोनों का सम आप कर सकते हो, जैसे हमने एसएचएम में पढ़े थे ना, बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं। तो ये हार्मोनिक अल्टरनेटिंग करंट हो गया, ठीक है। इसका जो फंक्शन है वो साइन का फंक्शन हो गया, मतलब ऑसिलेटरी हो गया ये, है ना। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट बेटा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा वाला ट्रायंगुलर शेप का या रेक्टेंगुलर शेप का, लेकिन जो हम लोग स्टडी करने वाले वो साइन और कॉस के फंक्शन वाली हम लोग स्टडी करने वाले, अलग तरह के फंक्शन की हम लोग स्टडी नहीं करने वाले। ये ऐसे भी हो सकते हैं अल्टरनेटिंग में, ऐसे भी, है ना। तो हमारी जो स्टडी है वो सिर्फ कौन से वाले की है? हमारी स्टडी है साइन या कॉस फंक्शन वाले की। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर वोल्टेज को आपको चाहिए तो इट इज वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर v इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर हो गया? अब तुम्हें याद है हमने जो जनरेटर पढ़ा था, है ना, जनरेटर पढ़े थे ना, एसी जनरेटर कल। तो एसी जनरेटर जिस फ्रीक्वेंसी से घूमता है वो ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा। यहाँ पे हमारा इक्वेशन भी इस तरह से आया था ना बेटा, इंड्यूस ईएमएफ में ये पूरा टर्म आया था ना हमारे पास में, ऐसा समझ गए कि नहीं? तो इसमें आई नॉट या फिर वी नॉट को क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं इनको? पीक वैल्यू इनको बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड पीक वैल्यू। पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड वर्ड भी यूज कर देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये भी यूज कर देते हैं। एंड व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, है ना, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी है। 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाई टी से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, अपने इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है अल्टरनेटिंग करंट की, वो कितनी यूज होती है? इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, वो कितने हर्ट्ज की होती है? यस, इट इज ऑफ 60 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज के बीच में। कितने हर्ट्ज से? सर 50 से 60 के बीच में। नहीं, 50 हर्ट्ज ही है वो, स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज है अपने यहाँ पे। 50 से 60 हर्ट्ज तो यूएसए वगैरह में यूज करते हैं, अपने यहाँ पे 50 हर्ट्ज यूज करते हैं इसी की फ्रीक्वेंसी। नहीं सर, नॉर्थ में 60 हर्ट्ज तक इस्तेमाल होती है। कहाँ पे? सर नॉर्थ में, जैसा हिमालय वगैरह के पास, क्योंकि वहाँ ठंड की वजह से केबल जम जाते हैं ना, इसलिए। हाँ, उधर पे, बाकी इधर पे नॉर्मली ओवरऑल इंडिया पे अगर देखेंगे वो तो कम ही पोर्शन होता है ना, तो अपन ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, समझ गया ना। तो ये कितने हर्ट्ज की यूज होती है बेटा इंडिया पे? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? और जो टर्म है वो सारे समझ गए आप लोग? ये पूरा जो टर्म हमने पढ़ा यहाँ पे, ये जितना भी लिखा हुआ है, ये पूरा की पूरा बिल्कुल वैसे ही जैसे एसएचएम में पढ़ा होगा, वेव मोशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो टर्म बिल्कुल वैसे ही है। तो अल्टरनेटिंग करंट जरूरी नहीं है कि हार्मोनिक फंक्शन वाले हों, इस तरह के भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, कोई और शेप का भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो कौन से फंक्शन वाली करने वाले? साइन और कॉस के फंक्शन करने वाले हैं। क्योंकि जो जनरेटर हम लोगों ने पढ़ा, वो जनरेटर, और जो जनरेटर हमने पढ़ा है ना, उसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी वाली प्रोड्यूस हो रही है? जो कॉमन जनरेटर होते हैं वो साइन और कॉस के फंक्शन वाली प्रोड्यूस होती है वहां पे। इसलिए हमारी जो स्टडी है वो यही है ना। हाँ, ये स्पेशल टाइप की जो बन रही है यहाँ पे, ट्रायंगुलर शेप की या फिर ये रेक्टेंगुलर शेप की, इसको जनरेट करने के लिए फिर अलग चाहिए रहता है ना, अलग डिवाइस चाहिए रहते हैं। समझ गए कि नहीं? तो नॉर्मल डिवाइस में नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग जो आर्मेचर वगैरह यूज करते हैं,
है ना, वो सब कैसे होते हैं, रोटेट करते हैं, वहां पे एंगुलर वेलोसिटी वाला टर्म आता है, और एंगुलर वेलोसिटी वाला टर्म अगर कहीं पे आ गया है और अगर यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट हो रहा है तो थीटा इक्वल्स टू हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, वहां पे ओमेगा टी के फॉर्म पे लिख देते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो जो फ्लक्स आता है बी ए कॉस थीटा, उसमें ये फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आ जाता है, और जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है ना, तो करंट की वैल्यू या ईएमएफ की जो वैल्यू आती है वहां पे वो साइन और कॉस के फंक्शन के फॉर्म में आ जाती है। समझ गए ना? तो हमारे सिलेबस में जो स्टडी है वो किसके बारे में, साइन और कॉस के फंक्शन के बारे में है। क्लियर हो गया बेटा? अभी कोई डाउट इस पे बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया? यस पीक वैल्यू क्या होता है? क्या बेटा? पीक वैल्यू पीक वैल्यू का मतलब होता है ये जो वैल्यू है ना, यहाँ ये जो एम्पलीट्यूड जो टर्म आता है, जैसे एसएचएम में क्या लिखते हैं अपन, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, लिखते हैं कि नहीं अपन एसएचएम में, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, तो a क्या होता है वहां पे, एम्पलीट्यूड होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे करंट का एम्पलीट्यूड या वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसकी पीक वैल्यू बोलते हैं। पीक मतलब उतना मैक्सिमम तक जाएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन पे आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो तो डायग्राम मैंने बनाया था इसका, ऊपर तक गया और फिर वापस लौट के आ रहा है सर, समझ गया? हेलो, अरे समझ गया कि नहीं? मैक्सिमम करंट या फिर मॉड ऑफ मैक्सिमम करंट, समझ गए, ऑन आइदर डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पीक करंट बोलते हैं। क्लियर हो गया है? पीक वोल्टेज, अगर वोल्टेज की बात, पीक वोल्टेज हो जाएगा। अल्टीमेटली सीधा सीधा समझो कि ये एम्पलीट्यूड होता है, करंट का एम्पलीट्यूड या वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, समझ गया? पीक वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड। क्लियर हो गया बेटा? अरे बोलो भाई, क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ सर। चलो चलो ठीक है, ये लिखो फटाफट और फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिख लो इसको। सर आपने अभी डिस्कशन में बोला था ना कि अपन किसी क्वेश्चन कंसीडर करते हो, फिर से बोल सकते हैं? क्या बेटा, क्या क्या क्या? सर आपने अभी कुछ तो बोले थे जिसमें कुछ तो कंसीडर करना था, एक्चुअली मैंने सुना नहीं। क्या करने के लिए? सर आपने अभी बोले थे ना कि ये चीज के प्लेस पे कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा ये ना, ये इसमें तुमने बताया था कि अपनी नॉर्थ इंडिया होती है पहाड़ों की तरफ, क्योंकि वहां पे सर बोले, सर आपने बोले माइक को पास में ले जाके बोल यार थोड़ा। हेलो, माइक पास में। सर आपने बोले थे ना जब कांस्टेंट रहेगा तो अपन को कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, ये कांस्टेंट के लिए बोल रहा है ना, ये यहाँ पे जैसे 2 एम्पियर है या 3 एम्पियर है तो ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है ना, ये तो कुछ भी ले सकते हैं ऐसे, ये टाइम का फंक्शन थोड़ी बनाएंगे अपन लोग यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट फंक्शन समझते हो ना सीधा सीधा। तो ये डीसी में ये कांस्टेंट फंक्शन रहता है, लेकिन एसी में हमने जो फंक्शन बना दिए वो साइन और कॉस का बना दिए। यहाँ पे ट्रायंगुलर फंक्शन भी हो सकता है, ऐसा वाला फंक्शन भी हो सकता है, समझ गए? हाँ, ऑल्टरनेटिंग में ये साइन और कॉस के फंक्शन के फॉर्म पे, कुछ और फंक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग किनकी स्टडी करेंगे, सिर्फ साइन और कॉस के फंक्शन वाली स्टडी करेंगे, ठीक है? हाँ सर। हाँ ओके। और ये अब आसान इसलिए है देखो ये चैप्टर में फिर से, क्योंकि बाकी जैसे हमने एसएचएम में पढ़े ना, साइन और कॉस का फंक्शन आ गया, यहाँ पर भी वैसे ही आ रहा। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बाकी इक्वेशंस तो बिल्कुल वैसे ही हो गई यहाँ पे। हाँ, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे हमने, ओम्स लॉ यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन थोड़े नए तरीके से। जैसे वहां पे रेजिस्टेंस पढ़ते थे, ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में इम्पीडेंस का पार्ट आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट में कैपेसिटर और इंडक्टर का रोल नहीं होता, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में अब इंडक्टर और कैपेसिटर का रोल आता है, ठीक है। तो देखते हैं, ये नोट करके हो गया क्या? फटाफट जल्दी जल्दी करो, नोट हो गया? हाँ सर। ठीक है, तो अब हम लोग ना ये जो करंट और वोल्टेज के लिए इनकी एवरेज वैल्यू है ना, और आरएमएस वैल्यू को हमको देखना है कि भाई इनकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, इनकी आरएमएस वैल्यू कितनी होती है।
तो पेज नंबर 3 यहाँ पे ना आप लोग बेटा एक नोट पे सीधा सीधा रख लो। जैसे मान लो यहाँ पे साइन और कॉस के ग्राफ आपको याद है ना, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन के ग्राफ आपको याद है कि नहीं? साइन और कॉस के ग्राफ याद है आप लोगों को? इधर पे थीटा ले लिया मैंने, या फिर ओमेगा टी ले सकते हो, थीटा या ओमेगा टी एक ही बात है यहाँ पे, है ना। साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ मैं एक टाइम पीरियड के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ले लिया साइन थीटा, ये ले लिया मैंने कॉस थीटा, +1 -1 +1 -1, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो जाएगा यहाँ पे π/2, ये पाई 3π/2 और 2π, है ना। तो साइन का ग्राफ यहां से ये ऐसा बनता है, ये एक टाइम पीरियड के लिए अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बाकी के लिए पूरा की पूरा आ जाता है ना। फिर बाकी का जो ग्राफ होता है बिल्कुल सिमिलर जाता है। और कॉस फंक्शन का ग्राफ ये ऐसा बनता है, ठीक है ना। कॉस फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है, साइन फंक्शन का ऐसा बन गया। अच्छा, टाइमिंग को लेके अगर हम लोग देखें बेटा तो ये रहता है t/4, ये होता है t/2, ये होता है 3t/4, और यहाँ पे पहुंच के कितना हो जाता है, ये t हो जाता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। यहाँ पे t/4, फिर t/2, फिर 3t/4 और ये t। क्लियर बेटा? कोई डाउट यहाँ पे ग्राफ में? कोई डाउट? तो अब यहाँ पे ध्यान देना, साइन थीटा की एवरेज वैल्यू या कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू कहां से कहां तक, फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू 2π तक, या फिर टाइम t इक्वल्स टू 0 से लेके टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल T तक। ये एवरेज वैल्यू की बात कर रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे, साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन की एवरेज वैल्यू, ठीक है। इसकी अगर एवरेज वैल्यू देखोगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 0 टू 2π डी थीटा, ऐसे इंटीग्रेशन 0 टू 2π कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 टू 2π डी थीटा। एवरेज ऐसे निकालते ना हम लोग। तो ये साइन और कॉस की एवरेज वैल्यू 0 से लेकर 2π तक कितनी होती है? 0 होती है, ध्यान रखना। साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू होती, साइन थीटा कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू 0 से लेके 2π तक कितनी होती है? 0 होती है। देखो ये ग्राफ में भी ऐसा शो हो रहा है। ये वाला पोर्शन क्या है यहाँ पर का? ये पॉजिटिव पोर्शन हो गया और ये वाला पोर्शन हो गया नेगेटिव। तो ये और ये दोनों ऐड हो गए तो पूरा रिजल्टेंट कितना बनेगा यहाँ पे? ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस। तो ये दो आधे आधे प्लस और ये बाकी का आधा माइनस। तो अगर हम ये दोनों एरिया ऐड कर दें, ये एरिया और ये एरिया अगर ऐड कर दिए बेटा, तो रिजल्टेंट कितना मिल जाएगा हमको? 0। ऐसे यहाँ पे देखो ये एरिया मिलके ये दो पॉजिटिव एरिया दोनों को ऐड कर दिए तो रिजल्टेंट कितना मिल गया? 0 मिल गया। तो साइन थीटा या कॉस थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है पूरा एक टाइम इंटरवल के लिए, पूरा एक कंप्लीट साइकिल के लिए, ये कितनी होती है? 0 होती है, ध्यान रखना, है ना। एक कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी होती है? 0 होती है। तो साइन या कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू नोट करो इसको, एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है। साइन या कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल के लिए, ग्राफ से भी समझ में आ रहा है, ये इतने पोर्शन का एरिया और ये नीचे का एरिया मिलके 0 हो गया। ऐसे ये एरिया, ये और ये मिलके 0 हो गया। तो 0 से 2π तक मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक कंप्लीट साइकिल के लिए इनकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, कितनी होती है? 0 होती है, ध्यान रखना। तो आगे भी अब ध्यान रखो, आगे भी ध्यान रखो, सीधा सीधा मैं लिख दूं, कहीं पर भी इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा अगर आता है, इंटीग्रेशन 0 टू 2π
cos थीटा d थीटा आता है इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई sin 2 थीटा d थीटा आ गया, या इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos 2 थीटा d थीटा आ गया। तो इसका आंसर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। और आगे भी अगर आप 3 थीटा करोगे तब भी आएगा ऐसा, 4 थीटा करोगे तब भी वैसे ही आएगा, है ना। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर हम 0 से 2 पाई नहीं ले रहे, कम ले रहे, तो फिर 0 नहीं मिलेगा। जैसे मान लो 0 से पाई तक अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो साइन की वैल्यू 0 नहीं आएगी, क्योंकि ये एरिया मिलेगा यहाँ पे। हाँ, लेकिन कॉस को अगर आप 0 से पाई तक इंटीग्रेट करोगे तो कॉस का 0 मिलेगा आपको 0 से पाई तक, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये आधा नेगेटिव। तो कॉस को अगर 0 से पाई तक इंटीग्रेट करोगे तो वो 0 मिलेगा, लेकिन साइन 0 नहीं मिलेगा। तो एक कंप्लीट साइकिल में 0 से 2 पाई तक, एक कंप्लीट साइकिल में साइन थीटा डी थीटा या कॉस थीटा डी थीटा या साइन 2 थीटा डी थीटा या कॉस 2 थीटा डी थीटा, इनकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इसको सीधे सीधे याद रखोगे, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हमको ग्राफ देखकर भी पता चलता है। समझ गए बच्चों? बोलो जल्दी से, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? जल्दी बोलो, समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, फटाफट नोट कर लो अब इसको, जरा फटाफट नोट करो। डन सर। हो गया बेटा? डन? यस सर। तो साइन थीटा डी थीटा कॉस थीटा डी थीटा, मतलब 0 से 2 पाई तक इनकी एवरेज वैल्यू 0 मिलती है, ध्यान रखना, है ना। अब ऐसे ही अगर हम लोग स्क्वायर कर देते यहाँ पे, है ना, स्क्वायर फंक्शन बना देते हैं, स्क्वायर अगर कर दोगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा अगर करते फिर हम लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा में ये जो ग्राफ है ना, ये नीचे नहीं आएगा, फिर ये पूरा ग्राफ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अगर करते हो तो ये ग्राफ नीचे नहीं आते, फिर ये ऊपर चले जाएंगे, है ना, इसलिए फिर 0 नहीं मिलती वैल्यू। तो नोट का सेकंड पॉइंट पे ध्यान देना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये डायरेक्ट आप लोग याद रखो। ऐसे ही इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये भी सेम मिलेगा आपको, है ना, ये भी सेम मिलेगा। साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई, ये भी सेम मिलता है,
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर थीटा भी कितना होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा इसका इट विल बी 1/2 और यहाँ पे क्योंकि cos 2 थीटा का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वापस से 0 मिल जाएगा और ये 1/2 फैक्टर बचेगा और इनटू यहाँ पे जो लिमिट आ रही है ये लिमिट हो जाएगी 2 पाई माइनस 0। तो जो आंसर बचेगा बेटा 1/2 इंटू 2 पाई के बराबर बचेगा। समझ गए? हेलो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इसका जो इंटीग्रेशन आएगा 0 से 2 पाई तक ये कितना बचेगा 1/2 कितना बचेगा ये 1/2 इंटू कितना 2 पाई के बराबर बचेगा। और अगर हम लोग इनकी एवरेज वैल्यू ले लें अब यहाँ पे, जैसे अगर हम लोग एवरेज वैल्यू ले लें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू और कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू मतलब 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई फिर से डी थीटा, ठीक है, या फिर 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा और 0 से 2 पाई डी थीटा। तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो ये 1/2 इंटू 2 पाई और डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना मिलेगा बेटा 1/2 मिलेगा। तो 1 टाइम पीरियड के लिए एक साइकिल के लिए थीटा इक्वल्स टू 0 से, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 0 से थीटा इक्वल्स टू 2 पाई तक अगर आप इनकी एवरेज वैल्यू देखते हो तो ये किसके बराबर होता है? आंसर 1/2 के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद रखो भाई, नीट वाले बच्चे डायरेक्ट याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक कितनी मिलेगी? 1/2 मिलेगी। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ और इंटरवल अगर आते हैं, कुछ और इंटरवल अगर रहते हैं तो जो जेई वाले बच्चे हैं वो पूरा सॉल्व करो, मेथड ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, नीट में सिर्फ 0 से 2 पाई तक ही एप्लीकेबल है, बाकी जेई वगैरह में क्या होता है ना, यहाँ पे इंटरवल चेंज कर दो, कैलकुलेशन कर लो, मेथड तो मैंने बताई तुम लोगों को, फिर इंटरवल तो कुछ भी हो सकते हैं। समझ गए कि नहीं? तो हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ। हाँ, अगर कुछ और इंटरवल आता बेटा तो फिर आपको उस इंटरवल के लिए एवरेज निकालना पड़ेगा। जैसे साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू मान लो आ गया 0 से लेके पाई तक, तो 0 से पाई तक का कैलकुलेशन करो आप, ये वैल्यू पुट करके। कर सकते हो कि नहीं जेई वाले बच्चों? जल्दी बोलो भाई, कर सकते हो कि नहीं? कोई और इंटरवल के लिए ये मैंने रिस्ट्रिक्ट किया है, ये जो स्पेशल कंडीशन बताया मैंने ये 0 से 2 पाई के लिए। और हम लोग 0 से 2 पाई के लिए क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल जो होती है साइन और कॉस फंक्शन की, वो कहां पे जाके होती है? एक कंप्लीट साइकिल कहां पे होती है? 0 से 2 पाई पे होती है। समझ गए? या एक टाइम पीरियड के लिए होती है। समझ गया बेटा? अरे बोलो तो कुछ, अरे बोलो भाई, समझ गए? हाँ सर। हेलो, यस सर। हाँ, इसलिए बाकी जेई, हाँ, बाकी जेई एडवांस वगैरह में क्या कर देते ना, इंटरवल चेंज कर देते हैं और उसके लिए निकालो, तो वही कैलकुलेशन रहेगा, सीधा सीधा मेथड यही होती है भाई, आपको एवरेज निकालना है, फंक्शन लिखो और ये इस तरह से करो जो कल मेथड सीखे थे हमने। लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए पूरा फिक्स है, कुछ चीजें उनको वैसे का वैसे ही ध्यान रखना। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड के लिए कितनी होती है? 0 नहीं आता आंसर, कितना मिलता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कितना आता है ये आंसर? ये आंसर आता है आपका 1/2। ठीक है, 1/2 इसका आंसर आता है। और अगर रूट लगा दोगे तो फिर वो वैल्यू कौन सी बनती? फिर अगर इसका भी रूट लगा दोगे तो कौन सी वैल्यू बन जाएगी? आरएमएस वैल्यू बनती फिर, है ना? तो नोट करो इसको, आगे बढ़ते फिर हम लोग, जल्दी से नोट कर लो बेटा इसको। सर सर ये पर्टिकुलर सर जैसे 0 to पाई ये पर्टिकुलर एक पूरी टाइम पीरियड हो गई ना, तो सर जैसे 90 से पूरी एक चेन लिए तो मतलब एक टाइम 90 हाँ सर। देख, एक कंप्लीट ऑसिलेशन
होना चाहिए। ये जो ले रहा है ना हम लोग, ये पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए। अब वो ऑसिलेशन की काउंटिंग देख, काउंटिंग तो ऐसा है ना, जैसे 0 से लेके 2 पाई ले लो, या पाई से लेके कहां तक ले लो, 3 पाई ले लो, समझ गया, या पाई बाई 2 से लेके कहां तक ले लो तुम, फिर पाई बाई 2 ले रहे हो तो 5 पाई बाई 2 ले लो। एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहीं से भी काउंट करो, यही आएगा आंसर, आंसर यही मिलेगा। ठीक है, समझ गए? ओके, एक कंप्लीट टाइम पीरियड रहना चाहिए, कंप्लीट ऑसिलेशन होना चाहिए। तो ये जो आंसर्स लिखे हमने, दिस इज फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, है ना, वन कंप्लीट साइकिल। और वन कंप्लीट साइकिल कहीं से भी काउंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वन कंप्लीट साइकिल के लिए है। और ये जो साइकिल है वन कंप्लीट साइकिल, ये कहीं पर से भी ले लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ गए अभी? मेरे समझ गए कि नहीं? हाँ सर। ओके, डन सर। हो गया क्या? तो अभी यहाँ पे हमारा जो फोकस है अब पेज नंबर 5, देखो अभी कैलकुलेशन कैसे आएंगे अभी। हाँ, पेज नंबर 5, जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, फाइंड RMS वैल्यू ऑफ I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी बेटा आरएमएस वैल्यू निकालना है ना, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे, ये स्क्वायर लेते, इसका एवरेज लेते, तो स्क्वायर का एवरेज पहले निकाल लेते हैं हम लोग। और किसके लिए, फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू, या फिर टी इक्वल्स टू कहां से कहां तक, 0 से लेके टी इक्वल्स टू कैपिटल टी तक, या वन कंप्लीट साइकिल। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में ये बोला नहीं गया है ऑल्टरनेटिंग करंट वाले कि आरएमएस वैल्यू कहां से कहां पर के लिए निकालना है, तो ये बाय डिफॉल्ट एक कंप्लीट साइकिल के लिए होती है। अगर ये टाइम इंटरवल नहीं देता यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट कहां से कहां तक का मानते आप, बाय डिफॉल्ट अगर इंटरवल नहीं भी दिया रहता, इफ दिस इंटरवल इज नॉट गिवन, देन बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या लेते, इंटरवल कौन सा लेते, यहाँ पे कौन सा लेते, इफ this interval is not given, then considered it for one complete cycle। तब भी बेटा आपको वन कंप्लीट साइकिल के लिए कंसीडर करना होता है। अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो वन कंप्लीट साइकिल है ना, बाय डिफॉल्ट वन कंप्लीट साइकिल होती है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0 से लेके टी, और आई नॉट साइन ओमेगा टी पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो, डी टी डिवाइडेड बाय, किसके बराबर आ जाएगा ये, 0 से लेके टी dt। अभी हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट बता सकते हो क्या कुछ, अभी जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट बता सकते हो क्या, अभी जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर दे, ये आई नॉट स्क्वायर तो बाहर आ गया यहाँ पे, अब ये कितना बच रहा है, 0 से लेके टी बच रहा है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा बेटा, टी आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे कितना हो गया, इट इज आई नॉट स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा का, देख ये 2 पाई के इक्विवेलेंट है, ये 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है। तो इसका आंसर 1/2 इंटू 2 पाई, या 1/2 इंटू कितना आएगा, ये टी आएगा, और डिनोमिनेटर में भी टी हो गया, तो ये टी से टी क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल।
तो आंसर कितना बच रहा है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 बच रहा है। तो अभी ये कौन सी वैल्यू आ गई, स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आ गई है। अब इसका रूट अगर हम लोग ले लें, स्क्वायर की एवरेज वैल्यू का अगर रूट ले लें, तो ये जो टर्म होता बेटा ये क्या बन जाता है, आरएमएस वैल्यू बन गया, और ये किसके इक्वल हो गया, आई नॉट अपॉन रूट 2 के इक्वल आ गया। ये आई नॉट अपॉन रूट 2 का मतलब 0.707 ऑफ आई नॉट। ये कैसे आ गया, रूट 1 अपॉन रूट 2 को सॉल्व करोगे 0.070, ये इसलिए आ गया, देख सकते हो रूट 2 बाई 2 ऑफ आई नॉट, ये होता 1.414 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ आई नॉट, 0.707 ऑफ आई नॉट। तो जो आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू वो पीक वैल्यू का 70.7% होती है, या 0.707 टाइम्स होती है। समझ गए, कैलकुलेशन समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से, कैलकुलेशन समझ गए या नहीं भाई, अरे बोलो, कैलकुलेशन समझ गए कि नहीं, हेलो, अरे बोलो जल्दी से बेटा। ये वाले टर्म की जो वैल्यू आएगी, अभी मैं इंटीग्रेशन में नहीं उलझा रहा हूँ तुम लोगों को, है ना, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, सीधे सीधे करो, इसलिए मैंने पहले फार्मूले बता दिया तुमको। क्लियर हो गया, हेलो, अरे क्लियर हो गया कि नहीं। और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं ना, वो करके जरूर देख लें कि इतना ही आंसर आता है कि नहीं। मैथ्स वाले करके देख लेना, विश्वास मत करना बेटा, करके देख लेना उसके बाद विश्वास करना, है ना। तो ये इंटीग्रेशन करके देखना, पर इतना ही आएगा, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चे जरूर करके देख लें, नीट वाले बिल्कुल विश्वास कर लो, हाँ इतना ही है ना, सर ने बोल दी पत्थर की लकीर हो गई, ठीक है। मैथ्स वाले करके देख लेना, इसलिए करके देख लेना क्योंकि तुमको तो जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन तो करते हो तुम लोग, है ना। हेलो, अरे हो गया क्या, यस सर। हो गया, नोट करके फटाफट नोट कर लो इसको जल्दी से। अच्छा, अगर इसकी एवरेज वैल्यू बोलता तो कितना आता, इसकी एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू बोलता तो कितना आता इसका आंसर, एवरेज वैल्यू, सर आई नॉट स्क्वायर ऑफ बाई 2। आई नॉट नहीं, सिर्फ इसकी एवरेज वैल्यू 0 से 1 टाइम पीरियड के लिए, तो ये हमने कौन सी निकाले, आरएमएस वैल्यू निकाले ना, ये इतनी आई है। नोट करके हो गया क्या, नोट करके हो गया क्या, हेलो, नोट करके हो गया क्या बेटा, हाँ सर। ठीक है। देख, अगर इसकी एवरेज वैल्यू निकालना रहता है, यहाँ पे आरएमएस की जगह पे मान लो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, ये भी बाय डिफॉल्ट वही है, एवरेज वैल्यू निकालना होता है। अगर ये नहीं दिया रहता तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इतना ही मान लेते। तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, तो आई एवरेज का मतलब है 0 से लेके t ऑफ आई डी टी, फ्रॉम 0 से t डी टी, 0 से लेकर t आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से t डी टी, सॉल्व कर दोगे आई नॉट बाहर आ गया, 0 से लेके t साइन ओमेगा टी डी टी, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बेटा, t बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 अपॉन t, व्हाट इज द आंसर, 0। समझ गए, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, या इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा टी डी टी, इसका आंसर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अरे समझ गए, बोलो प्यारे बच्चों, समझ गए, हेलो, समझ गए कि नहीं। यस सर। चलो फटाफट नोट करते चलो, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो।
डन सर। हो गया बेटा लिखकर? तो अभी इस चैप्टर में हमको ना थीटा से डायरेक्ट काम नहीं पड़ता है। हमारा काम किसके साथ पड़ता है? यहाँ पे हमारा काम इस चैप्टर में किसके साथ पड़ता है? थीटा को क्या मान लेना, सीधे सीधे यहाँ पे एक नोट लिख लो और ये इसको बिल्कुल याद रखना, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, है ना। और एक टाइम पीरियड किसके इक्विवेलेंट होता है? 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है। ओमेगा इक्वल्स टू आइदर 2 पाई बाई टी या फिर हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई एफ लिखते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो अब आगे सीधा सीधा याद रखो आप लोग, बिल्कुल सीधे सीधे याद रखो, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन थीटा डी थीटा ले लो, या 0 से लेके 2 पाई कॉस थीटा डी थीटा ले लो, या 0 से लेके क्या ले लो यहाँ पे t साइन ओमेगा टी dt ले लो, या 0 से t कॉस ओमेगा टी dt ले लो। ठीक है, अरे समझ गया कि नहीं? 0 से 2 पाई साइन 2 थीटा डी थीटा ले लो, या 0 से लेके 2 पाई कॉस थीटा डी थीटा, या फिर 0 से 2 पाई साइन 2 ओमेगा टी dt, या 0 से 2 पाई cos 2 ओमेगा टी dt। हाँ, इनका आंसर कितना मिलेगा? इनका आंसर कितना मिलेगा? इनका सभी का, इनका आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, आपको कोई कैलकुलेशन में उलझने की जरूरत नहीं है। एक टाइम की, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, है ना, साइन थीटा या साइन 2 थीटा, कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा, साइकिल कहीं से भी काउंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्लीट साइकिल होनी चाहिए। एक कंप्लीट साइकिल के लिए ये जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है, मतलब ये इंटीग्रेशन 0 होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें स्क्वायर की हम लोग बात कर लें, है ना, 0 से लेके 2 पाई तक साइन थीटा डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, इट इज साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, 0 से लेके 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ गए? अरे बोलो तो कुछ, समझ गए कि नहीं? 0 से लेके टाइम पीरियड साइन स्क्वायर टी डी टी, या 0 से लेके टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 1/2 इंटू, या तो 2 पाई लिखोगे या 1/2 इंटू टी लिखोगे, क्योंकि 2 पाई किसके इक्विवेलेंट होता है? टी के इक्विवेलेंट होता है। तो 1/2 इंटू 2 पाई या 1/2 इंटू टी, डायरेक्ट याद रखो। समझ गए? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? ये याद रखो, इससे आपके इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो फटाफट निकलेंगे, खास करके वो क्वेश्चन जिसमें आरएमएस वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करने के लिए होती है, क्योंकि इसमें अधिकतर टाइम पता है किसमें कंज्यूम होता है? ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने में कंज्यूम होता है। यार मत करो सॉल्व, ये सीधे याद रखो इसको। हाँ, जेई वाले बच्चों में अगर उटपटांग आता है इंटरवल तो फिर करो, बाकी उटपटांग नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग जब भी साइकिल की बात करते थे कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं। हाँ, उसमें अगर क्वेश्चन पूछने की मंशा उसकी मैथमेटिक्स करवाने की है, फिजिक्स नहीं करवाना, मैथमेटिक्स करवाना है, तो फिर वो उटपटांग इंटरवल देगा। लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे फिर एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोग करते कभी भी, और कंप्लीट साइकिल की अगर बात होती तो फिर इतनी आंसर आता है। समझ गए बच्चों? बोलो, अरे समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? समझ ला? यस सर। हाँ, समझ ला कि नहीं समझ ला? ठीक है, लिख लो जल्दी। अभी एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, है ना, और ये लॉजिक जो मैंने बताया इस लॉजिक से हमको उसका आंसर निकालना है। हो गया क्या? कोई डाउट यस सर। है? कोई डाउट है? नो सर, लिख के हो गया बोल। अच्छा, लिख के हो गया, ठीक है।
डन सर। डन। Now this is page number 8। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, चलो क्वेश्चन में यही ले रहा हूँ, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ फंक्शन i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटा? अगर एक कंप्लीट साइकिल के लिए ले रहा है ये 5 जो आया यहाँ पे, इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर एक कंप्लीट No, sir. साइकिल, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, है ना। तो इसकी आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट किसके बराबर जाएगी? आई आरएमएस का मतलब होता है आई स्क्वायर का एवरेज और उसका पूरे का रूट, मतलब ये इतना पूरा टर्म आएगा। स्क्वायर का एवरेज मतलब 0 से एक टाइम पीरियड आ जाएगा और ये बन जाएगा आई स्क्वायर डी टी, फिर 0 से लेके t और dt सॉल्व कर दोगे, यहाँ पे पूरा टर्म लिखोगे, पूरे का रूट है ये पूरा ओवरऑल रूट, ऐसा है ना। तो इंटीग्रेशन 0 से t इट इज आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 dt, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 से t और dt। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर भी कितना आएगा? आई नॉट अपॉन रूट 2 आएगा आंसर। समझ गए? इसको भी सॉल्व करोगे आंसर कितना मिलेगा? आई नॉट अपॉन रूट 2 इसका आंसर मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ, अब देखो थोड़ा अलग तरह का दे रहा हूं मैं यहाँ पे फंक्शन आपको। i इक्वल्स टू लिया मैंने यहाँ पे a प्लस बी साइन ओमेगा टी के फॉर्म पे, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालना है। ये फंक्शन दिया है a प्लस बी साइन ओमेगा टी, a प्लस बी साइन ओमेगा टी। अच्छा एक काम करो, पहले इसको लिख लो फिर ये वाला करते हैं हम लोग, थोड़ी सी स्पेस चाहिए मुझे, पहले इसको नोट कर लो आप लोग फिर लिखते हैं, है ना। समझ गया ना? तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 5 ऐड होगा तो हर जगह ऐड होगा ना, हर जगह ऐड होता जाएगा उतना पूरा की पूरा। तो जब हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो वो तो पूरा की पूरा आता, कहीं से भी ले लो मेजरमेंट आप, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 0 से 2 पाई है, पाई से 3 पाई हो सकता है ना। एक कंप्लीट साइकिल में इंटरवल जरूरी नहीं कि 0 से 2 पाई हो। एक कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है जिस लोकेशन से चलते उसी लोकेशन पे वापस आते, यही होता है ना एक कंप्लीट साइकिल का मतलब ऑसिलेशन में। हेलो, अरे बोलो जल्दी भाई, अरे बोलो तो, कुछ बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग। Yes, sir. हाँ, फटाफट नोट कर लो फिर दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। हो गया सर? हो गया? देखो यहाँ पे ना मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैंने। अब ये है बेटा a प्लस बी, चल साइन की जगह बहुत साइन साइन खेल लिए, कॉस खेल लेते हैं, कॉस ओमेगा टी। पेज नंबर 8 आएगा कि 9 आएगा अभी? ठीक है, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालना। अब यहाँ पे टाइम इंटरवल दिया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा टाइम इंटरवल? टाइम इंटरवल दिया नहीं तो कितना रहेगा? टाइम इंटरवल दिया नहीं है तो कितना रहेगा बाय डिफॉल्ट? सबसे पहले ना आप इसके स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकाल दो, रूट बाद में लगा लेंगे। तो ये 0 से लेकर कहां तक आएगा बेटा? t तक आएगा। इट इज आई स्क्वायर डी टी, 0 से t dt, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से लेकर t, मतलब a प्लस बी कॉस ओमेगा t का होल स्क्वायर dt। डिनोमिनेटर में बेटा t बचेगा, ध्यान रखना t बचेगा, dt का इंटीग्रेशन t आएगा और 2t t तक हमने 0 से t तक लिमिट है तो डायरेक्ट t बचेगा, ये है ना। तो अभी देखते हैं यहाँ पे बेटा, सीधा सीधा इसको सॉल्व करो जरा। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये इतना टर्म आ गया और फिर है भाई साहब dt, और अब इसका इंटीग्रेशन चलेगा 0 से लेके t तक,
और ये t जो है पूरे टर्म में, ये t है डिनोमिनेटर में, ऐसा। चलो अलग अलग सोच लेते हैं। पहला वाला टर्म कैसा है यहाँ पे, पहला वाला टर्म, फर्स्ट टर्म कैसा, देखो फर्स्ट टर्म अकेला है ना, इसके साथ ना साइन लगा ना कॉस लगा है, तो पहले वाले टर्म का जो इंटीग्रेशन होगा वो a स्क्वायर टी हो जाएगा, सीधा सीधा कर दो भैया, 0 से t तक गए हो तो। दूसरे वाले टर्म पे b स्क्वायर बाहर आएगा, और फिर क्या है यहाँ पे cos स्क्वायर ओमेगा t है। cos स्क्वायर का बेटा इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ जरा, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 से t तक कितना सिखाया था मैंने अभी, 1/2 इंटू टी, फिर ये 2ab बाहर आ जाएगा, और cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0, और t से डिवाइड कर दिए भाई साहब, ये लोग खत्म हो गया, आंसर ही निकल गया हमारा, t ये t कट गया, आंसर कितना आ गया यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। तो फिर पूरा ओवरऑल जब आरएमएस वैल्यू आएगी इसकी, IRMS, मतलब ये पूरे टर्म का क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा यार, यहाँ पे हो गया खत्म क्वेश्चन। समझ गए, अरे समझ कि नहीं, बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं, जल्दी बोलो भाई। देख हाँ सर। ए स्क्वायर का सीधा सीधा a स्क्वायर टी हो गया, b स्क्वायर बाहर आ गया, और cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना बताया मैंने अभी 1/2 इंटू टी, 2ab बाहर आ गया, और cos ओमेगा t अकेले का कितना हो गया 0, खत्म हो गया। और नहीं तो बेटा ये क्वेश्चन तुमको 10 मिनट खा जाएगा, ये इंटीग्रेशन के उसमें पढ़ोगे तो। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं और जेई में भी आते हैं, ध्यान रखना है ना, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेशन के। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रिक से नहीं किए तो उलझ जाओगे, क्वेश्चन आसान होता है लेकिन इंटीग्रेशन में फिर तुम दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा करते करते, है ना, समझ गया ना। तो ये कुछ ट्रिक है, सीधा सीधा ये ट्रिक ध्यान रखो कि कैसे किया अपन ने। देख ले यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, बस स्क्वायर किया ना, अरे स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वही फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकेला नहीं था, इसके साथ cos था, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab cos ओमेगा टी। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी सिखाया था, 0 से लेके t cos स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन कितना बताया था बेटा मैंने 1/2 इंटू टी बताया था, और 0 से लेकर t cos ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन कितना बताया मैंने, कितना बताया 0 बताया, डायरेक्ट हो गया ये। तो ये a स्क्वायर t b स्क्वायर और cos स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन 1/2 इंटू टी, 2ab बाहर, cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना हो गया 0 हो गया, खत्म हो गया। अरे समझ गए, बोलो बच्चों समझ गए कि नहीं, Yes, sir. कोई डाउट। अच्छा एक बात बताऊं, यहाँ पे आगे आपको ना कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, ये इसको भी गोली मारो, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन की, आप सीधा कर सकते हो। ये मैं अगर ये बोलूं बेटा कि ये इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये इतनी पंचायत की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ही आंसर कर सकते। देख यहाँ पे ए अकेला है, ए के साथ में कोई फंक्शन नहीं है, तो आरएमएस वैल्यू निकालोगे मतलब इसको स्क्वायर करके रूट करना है, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे कॉस का फंक्शन होता है और इसकी जब आरएमएस वैल्यू करते हैं अपन तो 1/2 फैक्टर आता है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर बाई 2 और पूरे का रूट लगा दो, कहानी खत्म हो गई। फिर से देख ए स्क्वायर और इसका हो जाएगा बी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का कितना होता है 1/2, हो गया कहानी खत्म। समझ गया, अरे समझ गए कि नहीं, सीधे सीधे भी कर सकते हो, और लेकिन हाँ ये सीधा समझने के लिए थोड़ा तुमको ये करके देखना पड़ेगा एक आध बार, तब तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट चला जाएगा कि हाँ ऐसा हो जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ कहानी पे, जैसे ए अभी a प्लस बी कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a साइन ओमेगा टी, और फिर देखते क्या आएगा आंसर। तो ये नोट कर लो, फटाफट नोट करो जरा इसको, हेलो जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और समझ में आया कि नहीं कैसे किए हमने, समझ में आया कि नहीं। नीट वालों को थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी क्योंकि इंटीग्रेशन, अरे यार ये इंटीग्रेशन आ गया, लेकिन मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है, मैंने ट्रिक बताया है, तो अगर ट्रिक याद है ना तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे उलझ जाओगे, आपका 10 मिनट खा जाएगा ऐसे क्वेश्चन, ये पक्का समझ लो नीट वाले बच्चे खासकर, है ना। तो अगर कैलकुलेशन में उलझोगे इसके
तो 10 मिनट आपके चले जाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन मत उलझो भाई, मैंने जो बताया वो ट्रिक याद रखो सीधा सीधा उसका, है ना। ओके, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। नोट हो गया बेटा सर सभी 2 का? मिनट का स्क्रीनशॉट लेना था। ले 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 भाई, नोट नहीं कर रहा है क्या? स्क्रीनशॉट ही ले रहा है क्या? स्क्रीनशॉट खेल रहा है क्या? हैं? नो सर, अभी आप रब करने वाले थे ना। अच्छा ठीक है, लिख ले यार, अभी लिख ले। चल रुक जाता हूँ मैं, लिख ले। बोलेगा नहीं तो सर लिखने को ही नहीं रुक रहा है। हो गया क्या? यस। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ला दूं, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये ला दिया मैंने। अभी क्वेश्चन हो गया a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। चलो बताओ जरा अभी, अब कैसे होगा? पेज नंबर कौन सा है? 10 है कि 9 ही रहेगा? ये पेज नंबर 10 है या 9 है? 10 है सर। 10 है, ठीक है। अभी कैसे करोगे इसको? आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो ये भी बहुत आसान है यार, पता है। मैं एक डायरेक्ट आंसर बता दूं इसका, अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2, डायरेक्ट। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो कैसे आ गया। तो सर आपने तो डायरेक्ट ही कर दी, ये देखो 0 से लेकर टी, डायरेक्ट कर दो क्या, आई स्क्वायर डी टी, एवरेज ऐसे निकालोगे 0 से लेकर टी डी टी, ये हो जाएगा 0 से लेकर टी ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय टी। देख लो बेटा इसको, 0 से लेकर टी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और dt, और पूरे में 1/t है ना, इंटू डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इट विल बी 1/t इंटू, अभी देखो 0 से t ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, यहाँ पे ये बचेगा बेटा ए बी, और 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, एक नया फार्मूला बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, और ये फिर पूरा डी टी, है ना। तो देख लो आंसर 1/t। अभी देखो पहले वाले टर्म का हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू टी, दूसरे वाले टर्म का हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू टी, तीसरे वाले टर्म का ए बी, और साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है 0। हो गया, देख लो आंसर कितना आ गया। अभी इसका आंसर बच रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2। अब आरएमएस निकालना तो रूट लगा दो, ये देख लो आंसर आ गया। अरे समझ गए? हाँ या ना जवाब दो भाई। हाँ समझ गए, है ना, डायरेक्ट हो गया। तो अगर इनको तुम सॉल्व करने जाओगे ना, तो समझ लो वो भी पूरा फार्मूला पूरा सब कुछ, फिर लिमिट लगाओगे, 10 मिनट से गारंटी ले लो 10 मिनट से नीचे नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। और अगर ट्रिक से करोगे तो 2 मिनट लगता है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट सोच सकते हो, सीधा सीधा कर सकते हो। ठीक है, तो यूज द ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जब तक कि ये जो वैल्यू है, अगर सिर्फ आरएमएस बोला है तो बाय डिफॉल्ट वो 1 साइकिल होती है, लेकिन जेई एडवांस वगैरह के लिए थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि उसमें जो लिमिट रहती है ना, वो जरूरी नहीं कि 1 साइकिल की हो, आधी साइकिल की ले लिया, तब क्या करोगे भाई? तब फिर तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए ना, तब फिर ट्रिक काम नहीं करेगी। क्लियर हो गया? इसलिए जेई एडवांस के एग्जाम में ट्रिक जनरली काम नहीं करती है। ठीक है, वहां पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ता, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं, इधर पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक है, समझ गए बच्चों? बोलो हाँ सर। है ना? यस सर। ओके, तो
वहां पे इंटरवल का ध्यान रखोगे। एडवांस वगैरह में वैसे भी क्वेश्चन पढ़ के, खासकर जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आता है, तो इंटरवल जरूर देख लो। नहीं दिया है सीधा सीधा करो, दिया है तो थोड़ा कर लो। फिर जेईई मेंस में होता है ऐसा है, एडवांस में। नीट वगैरह में सीधे सीधे होते हैं, डायरेक्ट ट्रिक काम कर जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? हाँ, मेंस एडवांस में भी अगर इंटरवल दिया नहीं तो फिर हमारी ट्रिक तो काम कर ही रही, फिर तो कुछ है ही नहीं इशू। ठीक है, समझ गए? ओके। अच्छा, अगर इसमें मान ले ये वाला टर्म रहता ही नहीं, चल ये वाला टर्म नहीं रहता तो क्या होता आंसर? फिर ये वाला टर्म नहीं रहता बी वाला, तो कितना बचता? a/√2। a स्क्वायर बाई 2 का रूट, मतलब a/√2 हो जाता है ना? अरे समझ गए कि नहीं? देख ये, अच्छा ये साइन भी गायब हो गया, ये पूरा गायब हो गया, सिर्फ a रहता, i इक्वल्स टू सिर्फ a रहता, तो क्या आती उसकी आरएमएस वैल्यू? h रहती, फिर नहीं बदलती। तो कांस्टेंट फंक्शन अगर है तो उसकी एवरेज वैल्यू भी उतनी होती है और आरएमएस वैल्यू भी उतनी होती है, ध्यान रखना। कांस्टेंट फंक्शन की एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू सेम होती है। ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, नोट कर लो। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, बाकी अब अगली क्लास में करेंगे। ठीक है सर। सर आज इवनिंग में क्लास है? हाँ, आज इवनिंग में क्लास है बेटा, एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कितने बजे सर? 4:15 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, 5:15 भी हो सकता है वो। तो सर 4:30 कर दो ना। नहीं ना, 5:15 बजे करेंगे ना बच्चा। ओके ठीक सर। है, ओके, एंड कर रहा हूँ मैं, है ना? मेरी फाउंडेशन की रहती ना उधर पे, इसलिए मैं ज्यादा लेट नहीं कर सकता, है ना? ठीक है, 5:20 के आसपास से।